हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर। तो जैसा कि हम डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो उसके अंदर हमारे पास एक बोन फ्रैक्चर का भी डिसऑर्डर है। इसको डिस्कस करते हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं बोन फ्रैक्चर के और बोन की हीलिंग का प्रोसेस क्या है, ये हम पूरा जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ बोन। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर हम एक ऐसे कंडीशन को कहते हैं जब इंसान की जो कोई बोन है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, एक जगह से जो है अलग हो जाए, उसे हम कहते हैं बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ बोन ड्यू टू एन इंजरी। किसी भी इंजरी की वजह से, किसी ज़ख्म की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है हड्डी टूट जाती है, तो उसे हम कहते हैं बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर के जो टाइप्स हैं उनके अंदर हमारे पास तीन टाइप्स आते हैं। एक है सिंपल फ्रैक्चर, एक है कंपाउंड फ्रैक्चर एंड एक है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तीन फ्रैक्चर हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पर ओपन लिखा है, ये ओपन जो है इस हम कंपाउंड को ही कहते हैं। आगे चलते हैं। सिंपल फ्रैक्चर क्या है? अ सिंपल फ्रैक्चर इज़ आल्सो कॉल्ड क्लोज्ड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर को जो है क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सिंपल जो फ्रैक्चर है इसे क्लोज फ्रैक्चर कहा जाता है। क्लोज फ्रैक्चर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हड्डी है वो बॉडी से, स्किन से बाहर नहीं आती, तो इसका इसीलिए इसको क्लोज फ्रैक्चर कहा जाता है। इन विच बोन इज़ क्रैक्ड, इसके अंदर बोन टूट जाती है, क्रैक हो जाती है एक जगह से, एंड बट डज नॉट ब्रेक द स्किन एंड नॉट एक्सपोज। ये जो है बाहर इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं होती बोन और स्किन को जो है तोड़ती नहीं है। तो ये सिंपल सा होता है जिसके अंदर बोन टूट तो जाती है अंदर से, लेकिन ये बाहर एक्सपोज नहीं होती, बाहर ज़ाहिर नहीं होती, और इसके अंदर स्किन जो है स्किन भी टूटती नहीं है। तो इसीलिए इसको हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। ये जो है अंदर से ही टूट जाती है और ये खुद ब खुद अंदर से रिपेयर भी हो सकती है। उसके बाद है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर इज़ करेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ बोन। इसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकिंग हो जाती है बोन की, बोन जो है कंप्लीट टूट जाती है। एक बोन का जो एक एंड है वो दूसरे एंड से अलग हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। एंड द पीस ऑफ बोन इज़ विजिबली पेयरिंग आउटसाइड द स्किन, और उसका जो बोन का जो पार्ट है वो हमें बाहर दिख रहा हो तो उसे हम कहते हैं, बाहर स्किन के जगह से जो है हमें वो बोन अगर दिख रही हो बाहर, स्किन को तोड़ दे बोन, तो इस फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। जिसके अंदर बाहर की स्किन जो है वो भी टूट जाती है और उसकी वजह से बोन जो है वो बाहर एक्सपोज हो जाती है, हम जो है उसे देख सकते हैं बोन को, तो विजिबल हो जाए बोन, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। तो व्हेन द फ्रैक्चर डैमेज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑर्गन्स, वेन्स, आर्टरीज एंड नर्व्स, इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब ये जो फ्रैक्चर है ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बोन टूटती है तो साथ में वो साइड वाले जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करती है। कभी कभी आर्टरीज, वेन्स और जो भी ब्लड वेसल हैं, नर्व्स हैं, वो भी वहाँ से जा रही होंगी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो इसीलिए हम इसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है जैसे ऑर्गन्स, वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स जो हैं ये भी अगर टूट जाएं तो इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो तीन फ्रैक्चर हैं, एक है सिंपल फ्रैक्चर जिसके अंदर सिर्फ बोन टूटती है लेकिन बॉडी से बाहर नहीं आती। दूसरा है कंपाउंड फ्रैक्चर जिसके अंदर बोन टूट जाती है और बॉडी से बाहर भी आ जाती है, विजिबल हो जाती है, हमें दिखती रहती है बाहर से, स्किन को तोड़कर स्किन के बाहर आ जाती है। बाकी तीसरी ऐसी बोन फ्रैक्चर है जिसके अंदर बोन टूट जाती है और विजिबल भी हो सकती है और साथ में उसके अंदर ऑर्गन्स और वीन, आर्टरीज वगैरह जो है वो भी डैमेज होती हैं, तो उसीलिए उसे हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर इज़ अकम्पनीड बाय इंटेंस पेन एट द प्लेस ऑफ द इनिशियल इंजरी। इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेन होता है जब शुरुआत में, जब इंसान की जब हड्डी टूटती है, जब फ्रैक्चर होता है तो इनिशियली शुरुआत के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब इंजरी होती है, जब ज़ख़म होता है, तब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, इंटेंस पेन होता है। इंटेंस का मतलब है बहुत ही शदीद जो है दर्द होना। एंड टेंडरनेस एट द साइट, जहाँ पर हड्डी टूटी है वहाँ पर नरमी सी जो है महसूस होती है, क्योंकि हड्डी जो है, एक हड्डी स्किन से अगर हट जाए तो वहाँ से जो है वो वहाँ पर स्किन सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, तो टेंडरनेस वहाँ पर फील होती है। एंड सेंसेशन ऑफ ग्रेटिंग और ग्रिंडलिंग, और इंसान को जो है ग्रिंडलिंग की जो है सेंसेशन होती है, मतलब हड्डियाँ जो है आपस में अंदर टकरा रही हैं या अंदर ऐसे आपको जो है
फील होता है विद द मूवमेंट एंड इनएबिलिटी टू यूज़ द लिम्ब और बॉडी पार्ट। तो जिस जिस पार्ट में जो हड्डी टूटी है उसको मूव भी इंसान नहीं कर सकता, तो इनएबल हो जाता है मूव करने के लिए, उसे जो है उस लिम्ब को, उस जगह को इंसान यूज़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और साथ में वो सही से मूव भी नहीं कर पा रही होती है। फिज़िकल साइंस इंक्लूड डिफॉर्मिटी ऑफ पार्ट। फिज़िकल साइंस के अंदर फिज़िकल साइंस मतलब जो बाहर से हमें दिख रही हो, तो वहाँ से हमें उस पार्ट की डिफॉर्मिटी दिखती है। डिफॉर्मिटी का मतलब है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। अगर टांग में अगर हुआ है तो उसकी जो टांग है या तो टेढ़ी हो सकती है, तो इस तरह से वो डिफॉर्म हो जाएगी, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी उस पार्ट की जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। तो इसी वजह से हम उसको देख पाते हैं और हमें पता चल सकता है बाहर से। स्वेलिंग इन द रीजन, वहाँ पर जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर स्वेलिंग होगी, मतलब इन्फ्लेमेशन होगी, और वहाँ पर जो चमड़ी है वो ऐसे आपको मोटी सी दिखेगी, रेडनेस होगी वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ से हम बाहर से उसको पहचान सकते हैं। डिसकलरेशन ऑफ द ओवरले स्किन, जो ऊपर से स्किन है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर वो स्किन जो है उस स्किन का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पर जो है ब्लड वेजल और न्यूट्रिएंट सही से नहीं पहुँचते तो इसलिए उसका कलर चेंज होता है। एंड एबनॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द बोन, और बोन जो है वो खुद ब खुद एबनॉर्मल मूवमेंट करती है, वो बोन जो है कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आगे चलते हैं, रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल जो फ्रैक्चर हो जाता है इंसान को, तो उस वो रिपेयर कैसे होता है। अगर कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए तो सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन अगर सिंपल फ्रैक्चर हो जाए तो वो रिपेयर हो सकता है खुद से, और उसकी क्या स्टेजेस हैं, वो रिपेयर कैसे होता है, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो बोन टूट चुकी है अब वो रिपेयर होगी, उसके लिए 4 स्टेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, जिसमें से गुजरने के बाद जो है वो बोन रिपेयर होकर सही सलामत हमें फिर से इंसान जो है वो चलने के लायक बन जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज है वो है हेमाटोमा स्टेज। हेमाटोमा स्टेज क्या है, आइए पढ़ते हैं। व्हेन फ्रैक्चर अकर्स द ब्लड वेजल्स विद इन द बोन एंड इट्स सराउंडिंग पेरियोस्टिंग ब्रेक। तो जब बोन फ्रैक्चर होता है, बोन टूटती है, तो उसके आसपास के जो ब्लड वेजल्स हैं वो भी टूट जाते हैं। आसपास की ब्लड वेजल जो है टूटती हैं, उनसे जो ब्लड है वो बाहर आने लगता है। साथ में जो पेरियोस्टियम होती है, पेरियोस्टियम लेयर होती है ऊपर बोन की, वो भी डैमेज होती है, वो लेयर भी टूट जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेजल भी जो है उस बोन के अंदर जो ब्लड वेजल्स प्रेजेंट थी वो ब्लड वेजल ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ब्लड एस्केप एंड मैसिवली अकोमोडेट इनटू द सराउंडिंग एंड फॉर्म अ क्लॉट कॉल्ड हेमाटोमा। और उसके बाद जो ब्लड वेजल टूट चुकी हैं उन ब्लड वेजल से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बाहर आने लगता है। अब ब्लड वेजल टूट चुके हैं, अब देखें चमड़ी जो है वो बाहर से सील है, चमड़ी टूटी नहीं है, स्किन जो है वो टूटी नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड जो भी आ रहा है वो वहीं पर जमा होना शुरू हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा ब्लड वहीं पर जमा होकर बड़ा सा एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, हमारी टिश्यूज़ के साइड में जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक क्लॉट बन जाएगा ब्लड का, और उसे हम कहते हैं हेमाटोमा। तो एक्चुअली बाहर जो ब्लड आ जाता है और हमारी स्किन पर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उससे हेमाटोमा नहीं कहा जा सकता। जो हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसे हम हेमाटोमा कहते हैं, और ये बहुत बड़ी जो है क्लॉटिंग होती है, बोन के रप्चर होने की, बोन के टूटने की वजह से ये होती है। इन द इम्यून सिस्टम एक्टिवेट्स, इसकी वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इंड्यूस स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इंजरी, और फिर क्या करता है, एक रिस्पॉन्स देता है जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पर स्वेलिंग होती है, हमारी जो चमड़ी है वो वहाँ से सूजने लगती है और बड़ी होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो एरिया है वो मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है, और ये उसके लिए वहाँ पर सेल्स भेजता है जिसे मैक्रोफेजेस कहते हैं। रिसेप्टर्स डेवलप पेन सेंसेशन एंड, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पेन की सेंसेशन डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, पेन महसूस होता है, क्योंकि वहाँ के रिसेप्टर्स जो है वो सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सस्पेंडेड ब्लड सप्लाई, द बोन सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड बिगिन टू डाई। अब वहाँ पर जहाँ पर फ्रैक्चर हो चुका है वहाँ से ब्लड जो है, अब ब्लड की सप्लाई कट चुकी है, क्योंकि ब्लड वेजल जो है वो दब गई है या प्रेस हो गई हैं या कट गई हैं, तो क्या होगा, अब ब्लड की सप्लाई आगे नहीं मिल पाएगी सेल्स को, तो इसीलिए बोन के जो सेल्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ब्लड सही से रीच नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं उन्हें,
तो वो ब्लड के सेल, बोन के सेल मरना शुरू हो जाते हैं। द हेमाटोमा इंटरनली सील द फ्रैक्चर साइट। अब जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, हेमाटोमा जो है वो जमा होकर उस पूरी जगह को सील कर देगा, उस पूरी जगह पर आकर जमा हो जाएगा और उस जगह को ब्लॉक कर देगा, प्रिवेंटिंग फर्दर ब्लड लॉस। और ज़्यादा उसके बाद जब सील हो गया तो ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा। एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर हीलिंग प्रोसेस। और ये पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाता है हीलिंग के प्रोसेस के लिए, और इसकी वजह से जो है हीलिंग सही से हो पाती है इस हेमाटोमा की वजह से। आगे चलते हैं, फाइब्रोकार्टिलेजस कैलस फॉर्मेशन। कैलस क्या होता है, आइए इस पैराग्राफ में कैलस को भी पढ़ लें। Within weak new blood vessels and numerous osteoblasts develop from the periosteum and enters the hematoma। अब पेरियोस्टियम जो टूट चुकी थी वहाँ से जो है बहुत सारे सेल्स अब आएंगे, और वहाँ से कौन कौन से सेल्स आएंगे, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आएंगे, और हमारे पास जो नई नई ब्लड वेजल्स जो है वो भी यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ से सेल आ रहे होंगे, ब्लड वेजल्स के भी सेल आएंगे। और साथ में ओस्टियोब्लास्ट जो है वो बहुत सारे डेवलप होंगे पेरियोस्टियम से। पेरियोस्टियम से जो है बहुत सारे ओस्टियोब्लास्ट निकलेंगे जो कि बोन फार्मिंग सेल्स हैं, बोन को बनाने वाले सेल्स हैं, और ये हेमाटोमा के अंदर इंटर हो जाएंगे, हेमाटोमा के अंदर शामिल हो जाएंगे। ओस्टियोब्लास्ट क्विकली डिवाइड एंड गिव राइज टू द स्पंजी बोन। ओस्टियोक्लास्ट ब्लास्ट जो हैं ये आगे चल के मैच्योर होंगे और ये मैट्रिक्स सीक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर स्पंजी बोन बनेगी। तो ये ओस्टियोब्लास्ट एक्चुअली एक्टिवेट हो जाएंगे और मैट्रिक्स को सीक्रेट करेंगे, यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि सीक्रेट करेंगे मैट्रिक्स को, जिसकी वजह से स्पंजी बोन जो है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और उस रीजन पर जहाँ पर पहले क्या बना था, हेमाटोमा बना हुआ था, उस रीजन पर अब स्पंजी बोन बनना शुरू हो जाएगी और नई नई ब्लड वेजल्स भी वहाँ पर बनेंगी। द न्यू फेज ऑफ हीलिंग बिगिनस बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू कॉल्ड ग्रेन्युलेशन टिश्यू। अब वहाँ पर क्या होगा, ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे सेल्स जो है वो आकर ये टिश्यूज़ बनाते हैं, इन टिश्यूज़ का नाम है ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। इन टिश्यूज़ में एक्चुअली क्या मौजूद हैं, बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, और ये सेल कौन से हैं, एक हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और साथ में ऐसे सेल्स हैं जो कि ब्लड वेजल्स को बनाते हैं। इसमें एंडोथेलियल सेल्स, वेस्कुलर एंडोथेलियल, यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, और बहुत सारे इसके अंदर सेल्स जो है वो मौजूद हैं। अब ये जो सेल्स इसके अंदर इस ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ के अंदर मौजूद हैं, ये आते हैं ब्लड के थ्रू, और साथ में ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये भी यहाँ पर मैट्रिक्स सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से इस स्पंजी बोन बन रही है। साथ में ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन चुका है, इसकी वजह से क्या होगा, न्यू ब्लड वेजल्स बनेंगी। और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, इस टिश्यू के अंदर जो सेल हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये फाइब्रोब्लास्ट एक्चुअली फाइबर्स बनाते हैं, जो कि हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होती हैं। तो कोलेजन फाइबर ये फाइब्रोब्लास्ट जो है वो बनाते हैं यहाँ पर। एंड वेस्कुलर एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर आ जाते हैं, इस टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं वेस्कुलर एपिथेलियल सेल्स, जो कि ब्लड वेजल्स को बनाने वाले सेल्स हैं, और यहाँ पर ब्लड वेजल भी बनेंगी। साथ में इसके अंदर मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, जो कि इम्यून के सेल्स हैं मैक्रोफेजेस, और ये मैक्रोफेज क्या करेंगे, हमारे पास इसके अंदर जो बोन फ्रैक्चर हुई है उसका जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसको ये फेगोसाइट करेंगे, उसको ये खा लेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर रीमॉडलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड फाइब्रिन जो है ये सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। कोलेजन का मैट्रिक्स भी इस टिश्यू के अंदर मौजूद होता है, मतलब जिससे कोलेजन फाइबर जो है वो बननी है। तो अब ये जो मैट्रिक्स मौजूद है, इससे ये सेल जो सेल हमारे पास हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ये इस कोलेजन मैट्रिक्स को यूज़ करके इसमें से कोलेजन प्रोटीन बनाएंगे, और ये कोलेजन की फाइबर्स यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगी, जो कि आगे चल के हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ऑल ऑफ देम आर एडिड अप। ये सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पर इस ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ के अंदर, ये सारी ऐड होकर एक मैशवर्क क्रिएट कर देती हैं, एक पूरा सा ऐसा जाल जैसा जो है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज कैलस। तो इस कैलस के अंदर क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू है, साथ में ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर बहुत तरह के सेल्स हैं, और ये बहुत तरह के सेल्स आकर यहाँ पर जमा हो जाते हैं। जहाँ पर पहले हेमाटोमा था, अब उस जगह पे आके ये एक कैलस फॉर्मेशन हो गई है। कैलस के अंदर बहुत तरह के सेल्स हैं, जो कि हमने यहाँ पर अभी तक पढ़े। ये सारे सेल्स इस फाइब्रो कार्टिलेज कैलस के अंदर मौजूद होते हैं, और ये आकर उस जगह पर जमा हो जाता है जहाँ पर बोन जो है टूटी हुई थी।
द डेड सेल्स आर फेगोसिटाइज बाय मैक्रोफेजेस। जो डेड सेल्स हैं, जो मरे हुए सेल्स हैं, अब वो फेगोसाइट हो जाएंगे, फेगोसिटाइज हो जाएंगे, मतलब उनको जो है वो निगल लिया जाएगा, खा लेंगे ये सेल्स जो कि मैक्रोफेजेस हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं। द ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप द स्पंजी बोन। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये स्पंजी बोन को डेवलप करेंगे। एंड फाइब्रियोब्लास्ट सेल्स जो है ये कोलेजन फाइबर्स को प्रोड्यूस करेंगे, कोलेजन फाइबर को, ताकि ये बोन को, फ्रैक्चर बोन जो है उसको रिफॉर्म कर सकें, उसको फिर से बना सकें। तो यहाँ पर दो सेल्स हैं जो काम कर रहे हैं। एक है ऑस्टियोब्लास्ट जो कि स्पंजी बोन बना रहे हैं, और एक है फाइब्रियोब्लास्ट जो कि कोलेजन फाइबर्स को बना रहे हैं। उसके बाद एक बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस क्या है? अब हमारे पास पहले जो कैलस बना था वो कौन सा कैलस था? वो था फाइब्रियो कार्टिलेजिनस कैलस, जो फाइबर्स और कार्टिलेज का बना हुआ था, बाद साथ में बहुत सारे सेल्स मौजूद थे। लेकिन अब बनेगा बोनी कार्टिलेजस फॉर्मेशन व्हेन द सॉफ्ट कैलस। अब ये ऊपर वाला जो कैलस था ये क्या था? सॉफ्ट था, लेकिन अब बोनी कैलस बनने जा रहा है और हार्ड कैलस बनने जा रहा है। तो व्हेन द सॉफ्ट कैलस इज फॉर्म्ड लेटर इट इज़ कैल्सिफाइड। अब ये जो सॉफ्ट कैलस यहाँ पर बना था इसके अंदर क्या होगा? अब कैल्सिफिकेशन होगी और इसके अंदर कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा एंड टर्न इनटू हार्ड बोनी कैलस। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बोनी कैलस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हार्ड कैलस यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा जो कि बोन आगे चल के बनाएगा। द बोन कैलस फॉर्मेशन प्रोग्रेसेस इट रिप्लेस्ड द बोन। और ये जैसे ही कैलस की फॉर्मेशन चलती जाएगी तो आगे चल के ये बोन रिप्लेस कर देगा। ये जो ऊपर कार्टिलेज हमारे पास मौजूद था इसको जो है रिप्लेस कर देगी बोन, और हमारे पास बोन जो है वो बन जाएगी। द हार्ड कैलस फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड अराउंड 3 वीक्स आफ्टर द फ्रैक्चर। 3 हफ्तों के बाद जो है ये हार्ड बोनी जो कैलस है ये बनना शुरू होगा, और 3 हफ्ते तक जो है ये वाला ऊपर वाले जो फेजेस हैं ये चलते रहेंगे। 3 हफ्ते के बाद बोनी कैलस जो है ये बनता है एंड कंटिन्यूस अबाउट 3 मंथ्स। और ये 3 महीनों तक ये चलता रहता है। बोनी कैलस की फॉर्मेशन जो है 3 महीनों तक चलती रहती है। इसके अंदर कैल्सिफिकेशन होती रहती है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। द कार्टिलेज बिकम्स ऑसिफाइड। जो कार्टिलेज यहाँ पर बने थे वो ऑसिफाई होते हैं। ऑसिफाई का मतलब है कैल्सीफाई, सेम बात है। तो यहाँ पर कैल्सिफिकेशन होती है या फिर ऑसिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम यहाँ पर डिपॉजिट होता है, और कैल्शियम की डिपोजिशन से यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। इट कंटेन ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड बोन मैट्रिक्स। और इसके अंदर क्या होगा? इस बोनी कैलस के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट होंगे जो कि इस बोन को बनाने वाले हैं, ये मैट्रिक्स सीक्रेट करने वाले हैं। ऑस्टियोक्लास्ट इसके अंदर मौजूद होंगे जो कि बोन को ख़त्म करने वाले हैं, और बोन मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा। लास्ट स्टेज हमारे पास है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग की स्टेज यहाँ पर है, इसको डिस्कस करते हैं। बोन रीमॉडलिंग इज ए स्टेज व्हेन द ओल्ड बोन टिश्यूज आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद द न्यू बोन टिश्यूज एंड दैट जॉइन बोथ फ्रैक्चर साइड्स। अब ये रीमॉडलिंग का प्रोसेस वो है जिसके अंदर ओल्ड जो बोन के टिश्यूज़ थे, पुराने टिश्यूज़ के थे, उनको फेगोसाइट करके उनको ख़त्म करके रिमूव किया जाएगा, और न्यू टिश्यूज़ से उनको रिप्लेस किया जाएगा। नए टिश्यूज़ वहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पर क्या होगा? जो फ्रैक्चर साइट थी उसको सील किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा। द रीमॉडलिंग स्टार्ट्स व्हेन द ऑस्टियोब्लास्ट सेल डिटेक्ट द फ्रैक्चर। रीमॉडलिंग तब से ही स्टार्ट हो जाती है जब से ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये फ्रैक्चर को डिटेक्ट करके वहाँ पर पहुँचते हैं एंड इंड्यूस मोनोसाइट टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। और मोनोसाइट जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर सेल्स मौजूद हैं उनको ये जो है उनको ये बताते हैं ताकि वो जो है आगे क्या करें, एक आपस में फ्यूज़ होकर, मोनोसाइट आपस में फ्यूज़ होकर एक बड़े सेल्स बना लें। और बड़े सेल्स वो कौन से होंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होंगे। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आगे चल के क्या करेंगे? रिमूव करेंगे उन टिश्यूज़ को जो कि पुराने ओल्ड टिश्यू हैं उनको रिमूव करेंगे। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ज़्यादा न्यूक्लियस वाले सेल्स यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं मोनोसाइट्स के फ्यूजन से। मोनोसाइट्स आपस में फ्यूज़ होते जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या बनता है? हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बनते जाते हैं। The osteoclast mature and activate to start reabsorbing bones as the bone reabsorption resorption proceed. The osteoblast starts producing collagen to fill the lacunae and created by the osteoclast. अब यहाँ पर क्या होगा? ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो मैच्योर होंगे, और जैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट मैच्योर होंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और बोन जो पुरानी बोन थी, जो बोन के ओल्ड टिश्यूज़ थे, उन ओल्ड टिश्यू को ये रीअब्जॉर्ब करेंगे, मतलब उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर, जो है जज्ब कर लेंगे उसको,
फेगोसाइट कर लेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो पुराने जो टिश्यूज़ थे वो रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, कोलेजन ऑस्टियोब्लास्ट जो होंगे वो कोलेजन प्रोटीन को या वहाँ पर फिल करते जाएंगे। जो कोलेजन प्रोटीन बन चुकी है उनको वहाँ पर फिल करेंगे, और जिसकी वजह से वहाँ पर लैक्यूने क्रिएट होंगे। साथ में ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, कैल्शियम फास्फेट वहाँ पर ये जो लैक्यूने हैं ये क्रिएट करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स वहाँ पर लैक्यूने भी क्रिएट करते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुराना जो भी मैट्रिक्स था उसको रिमूव करते जाते हैं, और वहाँ पर लैक्यूने क्रिएट होते जाते हैं। फ्री स्पेसेस जो होती हैं वो क्रिएट होती जाती हैं। अब उन फ्री स्पेसेस को जो है क्या करेंगे, कोलेजन फाइबर से ये ऑस्टियोब्लास्ट उनको फिल करते जाएंगे। साथ में वहाँ पर कैल्शियम की डिपोजिशन होगी, कैल्शियम और फॉस्फेट की डिपोजिशन होगी, और वहाँ पर डिपोजिशन होगी तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सीएपेटाइट। हाइड्रोक्सीएपेटाइट जो है वहाँ पर बन जाएगा, और ये कंपाउंड होता है जो कि हमारे ऑस्टियोन्स को बनाता है, जो बोन के अंदर यूनिट होते हैं। द ऑस्टियोब्लास्ट कीप प्रोड्यूसिंग न्यू बोनी मटेरियल। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो नए नए बोनी मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, जो जैसे कि फाइबर्स हैं, और साथ में ये जो है मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स बनाते हैं, जो कि डिपॉजिट होकर आगे चल के बोन्स बनाते रहते हैं। तो ये आगे चल के क्या होते हैं, टर्न होते रहते हैं ऑस्टियोसाइट के अंदर। ऑस्टियोब्लास्ट से ही ऑस्टियोसाइट बनते हैं, तो उसकी वजह से ये जो है आगे चल के ये उसके अंदर बनते जाते हैं। बोन के अंदर ये ऑस्टियोसाइट सेल्स डिपॉजिट होते जाते हैं। फाइनली द बोनी कैलस इज़ देन रीमॉडल्ड बाय ऑस्टियोक्लास्ट। आखिर में क्या होगा, बोनी कैलस जो होगा उसको ऑस्टियोक्लास्ट रीमॉडल्ड कर देंगे। रीमॉडल का मतलब है उसके अंदर पुरानी चीज़ें रिमूव करेंगे और नई चीज़ें उसके अंदर जो है इंड्यूस करते जाएंगे। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से वहाँ पर क्या होगी, रीमॉडलिंग होती जाएगी, और वहाँ पर क्या होगा, कॉम्पैक्ट बोन बन जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो स्पंजी बोन बनी थी उसके अंदर डिपोजिशन होती जाएगी कैल्शियम की, और आगे चल के वो कॉम्पैक्ट बोन बन जाएगी। कॉम्पैक्ट सख्त बोन होती है और ये ओरिजिनल की तरह बन जाती है, और उसके बाद ये जो फ्रैक्चर है ये हील हो गया है, मतलब फ्रैक्चर अब ठीक हो गया है। तो इतने सारे प्रोसेसेस के बाद हमारा फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो जाता है। और द रीमॉडलिंग कैन टेक मैनी मंथ्स, बहुत सारे महीने लग सकते हैं इसके अंदर। 3 से 4 महीने जो है लग सकते हैं एक बोन को फिर से बनने में, नई बोन को हील होने में, एक फ्रैक्चर को हील होने में इतने सारे महीने जो है वो लग जाते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं पूरा जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोन जो है ये फ्रैक्चर हो चुकी है। अब इस बोन को जो है रीमॉडल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लड आकर बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। क्लॉटिंग जो होगी वो इंटरनल क्लॉटिंग होगी, हमारे स्किन के अंदर होगी क्लॉटिंग, तो इसे हम हेमाटोमा कहेंगे। उसके बाद हेमाटोमा जो है वो आगे चल के यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स आकर जमा होंगे, और ये सेल जो है इन्हें उसके बाद यहाँ पर जो बनेगा उसे हम कैलस कहते हैं, और ये स्पंजी बोन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ये जो कैलस होगा ये सबसे पहले जो बनेगा वो फाइब्रोजीनियस कैलस होगा। बाद में ये चल के इसके अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन होगी तो हमारे पास बोनी कैलस बनेगा, और आखिर में हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है ये हील हो जाएगा, जो फ्रैक्चर बना था वो सही हो जाएगा। यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर कि आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पर बोन फ्रैक्चर है, और उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, हेमाटोमा की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर हेमाटोमा बनेगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास फाइब्रोकार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नई ब्लड वेजल्स भी बनेगी, साथ में स्पंजी बोन जो है वो भी बनेगी, ट्रेबिक्यूला बनेंगे। और इसमें जो ये कैलस है ये इंटरनल कैलस जो होगा यहाँ पर अंदर बोन के पास में जो होगा उसे हम इंटरनल कैलस कहेंगे नीचे, और ऊपर यहाँ पर बाहर जो होगा उसे एक्सटर्नल कैलस कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है बोनी कैलस फर बनेगा, जो आगे चल के यहाँ पर कैल्शियम की डिपोजिशन होगी तो ये बोन जैसा एक कैलस बनेगा। लास्ट में ये बोन फ्रैक्चर जो है ये सही हो जाएगा, और ब्लड वेजल्स भी यहाँ पर न्यू फॉर्मेशन हो जाएगी, इसे हम बोन रीमॉडलिंग कहेंगे। साथ में इसके जो डेब्रिस थे, जो पहले ओल्ड टिश्यूज़ थे वो भी फेगोसाइट हो जाएंगे, ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो उसे फेगोसाइट कर देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा, लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछें, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।